अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाक फौज की तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई के जलाओ घेराव के तनाजुर में आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अहम फैसले किए गए। ISPR की प्रेस रिलीज पर अगर नजर दौड़ाएं तो उनके मुताबिक अब तक जो उनके पास जमा है वो नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। उनके मुताबिक मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों से बिल्कुल वाकिफ है। फौजी तंसीबात, सरकारी निजी अमलाक के खिलाफ सियासी मुहरकात और उकसाने के वाकयात की सख्त मजम्मत आज की गई। इस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता दिनों के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जिससे एक सियासी जमात की क़यादत ने प्रेस रिलीज की बकौल अपने महज अपने सियासी मफादात के उसूल के लिए इस्तेमाल किया। कमांडर्स ने अफसोसनाक वाकयात पर फौज के रैंक और फाइल के गम और जज्बात का भी इजहार करते हुए कहा कि अस्करी क़यादत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा मुहिम चलाई गई। ब्रीफिंग के दौरान फोरम को आगाह किया गया कि शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, तारीखी इमारतों को नजर आतिश करने और फौजी तंसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल एक मरबूत मंसूबे पर अमल दरामद कराया गया ताकि इदारे की बदनामी हो सके, जबकि यह सारा अमल एक जाती सियासी एजेंडे के हुसूल के लिए था। कॉन्फ्रेंस ने सोशल मीडिया कवायद और जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया। फोरम का यह भी कहना था कि दुश्मन कुव्वतों के शैतानी प्रोपेगंडे को अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। आपको याद दिलाते चले कि कल इसी मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती के इजलास की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान में सियासत जो है अदरवाइज भी अहम तरीन वक्त से इस वक्त गुजर रही है। एक तरफ आज पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर करके बाकायदा कमेटी तश्कील दे दी गई है, तो दूसरी जानिब मौलाना साहब की क़यादत में आज PDM की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। अब तो उस एहतजाज को खत्म करने का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन यह कहना गलत ना होगा कि आज PDM ने चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है बिल्कुल ललकारा। इस मुल्क को जब जब भी खराब किया गया, वो यहाँ से जो नजरिया जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है और यहाँ से मोहर लगती है। यहाँ से इस मुल्क में 4 आमरीयतें आई, 4 बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया। अब तो ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, वो तो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। जुडिशल मार्शल लॉ लग चुका है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पूरे अमल पर अपने ट्विटर पैगाम में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौलाना फजलुर रहमान वाले तमाशे का वाहिद मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मरूब करना है ताकि वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक कोई फैसला सादर करने से बाज रहें। अब लंदन प्लान खुलकर सामने आ चुका है। मंसूबा अब यह है कि बुशरा बेगम को जिंदान में डालकर मुझे यानी इमरान खान को अजियत पहुंचाई जाए और बगावत के किसी कानून की आड़ लेकर मुझे आइंदा 10 बरस के लिए कैद कर दें। उसके बाद तहरीक इंसाफ की बची खुची क़यादत और कारकुनान को भी पूरी तरह जकड़ लेंगे और आखिर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और विफाकी जमात पर पाबंदी लगा देंगे। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा अवाम पाकिस्तान को यह पैगाम है कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक हकीकी आजादी के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मुजरिमों के इस ग्रोह की गुलामी से मौत मेरे लिए मुकद्दम है। आज इमरान खान बराह रास्त आर्मी चीफ पर तनकीद कर रहे हैं और उनके ये अल्फाज सुने तो वो बहुत बड़े इनकलाबी के लगते हैं, लेकिन अपने दौरे इक़्तिदार में वो फौज पर तनकीद करने वालों को क्या कहते थे, क्या समझते थे। नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें आगे चलकर सुहेल वड़ाइच साहब ज्वाइन करेंगे, बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वजीर मुमलिकत भी हैं जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने खान साहब का ये शॉट सुना, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये जो धरना आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर था, कहा यह गया कि जब तक चीफ जस्टिस रिजाइन नहीं करेंगे धरना खत्म नहीं होगा। वो तो आप बिस्तरे चुक के चले गए। देखें, ये धरना जवाब था उन तमाम फैसलों का जो आपके सामने आ रहे हैं। अभी आपने एक क्लिप भी चलाया, आपने खुद भी थोड़ा ज़ेर लफ्ज़ तज़किरा किया। ये जो मौलाना तमीज़ुद्दीन वाला केस था, आपको उससे क्या मसला है?
है ना, लोगों को मसला उससे। भुट्टो साहब की जो फांसी थी उससे क्या मसला है? बहुत बड़ा मसला है ना। तो ये जो अपने बेटे से उसके बोर्ड पे सर्व करने की तनख्वाह आपने नहीं ली, लेकिन आप ले सकते थे, इस वजह से सारी जिंदगी के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ना आप सियासत कर सकते हैं, ना पार्लियामान में आ सकते हैं, ना किसी सियासी जमात की सरबराही कर सकते हैं। इससे किसी को कोई सिलसिला है? और ये जो कहा गया कि एक फॉन्ट है जो अवेलेबल है, जो डाउनलोड किया जा सकता है, और आपके वकील ने उसको डाउनलोड किया, लेकिन क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था, इस वजह से वकील को नहीं बल्कि मरियम नवाज को 7 साल की सजा दी गई। आपको इससे मसला है? अगर इन तमाम चीज़ों से मसला है तो फिर आपको ये जो फैसले आपके सामने आ रहे हैं इनसे भी मसला होना चाहिए। ये जो फैसला सामने आया है कि हम जमानत लेते हैं इमरान खान साहब की, किस चीज़ की जमानत लेते हैं? जमानत लेते हैं उन तमाम जुर्म जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जमानत इस चीज की भी देते हैं कि वो तमाम जुर्म जो इस दरमियानी वक्फा जो वक्त है इसमें जो वो करेंगे उस पे भी आप उनको नहीं पकड़ सकते, उसकी भी जमानत लेते हैं। यानी जो जुर्म हुआ है उसकी भी जमानत लेते हैं, जो जुर्म नहीं हुआ उसकी भी जमानत लेते हैं, जो जुर्म हो सकता है आने वाले वक्तों में उसकी भी जमानत ले सकते हैं। मुझे बताइए इसकी कोई मिसाल आपको मिलती है? तो आपके ख्याल में वो लोग जिन्होंने ये पूरा पस मंजर हमारी जो तारीख है इंसाफ की, जूरिस्प्रूडेंस की, फैसलों की, उन्होंने उस तनाजुर में जब ये फैसले देखे जो अब आपके सामने आए हैं तो वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, प्रोटेस्ट करें, आपका हक है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा सवाल ये कि जब आपने प्रोटेस्ट किया और आपने बैठना था चीफ जस्टिस के मुस्ताफी होने तक, फिर कैसे घर चलेगा? नहीं, ये तो तमाम सियासी जमातों ने, 1-2 जमातों ने कहा ये कि हम बैठेंगे, मगर तमाम सियासी जमातों ने मिल के ये तमाम पीडीएम में, क्योंकि इलाहाकी जमातें हैं तो सब मिल के फैसला करती हैं। और जो मुझे नहीं पता फैसला मेरे दूसरे प्रोग्राम में जाने से पहले उस दौरानिए में हुआ है, लेकिन मुझे शुनीद ये है कि फैसला ये हुआ है कि जब दोबारा ये बेंच बैठेगा तब दोबारा ये लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये हर मरतबा आप धमकी दे रहे हैं कि आप बैठेंगे हम आएंगे? नहीं तो क्यों नहीं? या तो हमारे क्यों नहीं? तो आप बताइए फिर ऐसा करते हैं कि होने दीजिए ये, होने दीजिए ये। इन फैसलों पे तनकीद की क्या जरूरत है? आपको भुट्टो साहब के फैसले से क्या मसला है? फिर मसला अगर जुडिशियल मर्डर तो फिर अदालत, तो फिर आपको ये मसला क्यों नहीं है? नहीं, मसला तो देखिए समझने की कोशिश करें आपको, यानी आपको तो आप देखिए, नहीं ये आपको मौलाना, ये प्रोटेस्ट आप नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने के लिए तो नहीं कर रहे? आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं? ये तनकीद तो फैसलों पे हो रही है, ठीक है। यानी जब आप फैसले उस तरह के करें जिनके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हो, यानी अदालत ये कहे कि आइन भी हम बनाएंगे, आइन को इंटरप्रेट भी हम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हम खुद ही ले लेंगे, तो फिर बाकी तो किसी आर्म ऑफ द स्टेट की जरूरत नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है ना, काबीना का काम है। तो उन्होंने कहा ये भी हम करेंगे, हम हिदायत देंगे कि कब इलेक्शन होगा और कौन इलेक्शन करवाएगा और कैसे इलेक्शन होगा, हम हिदायत देंगे कितने पैसे चाहिए, कौन देगा, कहां से पैसे आएंगे। तो ये फंक्शन तो आपने ले लिया। जब आपने वो पंजाब की हुकूमत डिसॉल्व होने वाली इंटरप्रिटेशन की तो आपने आइन को नए सिरे से लिख दिया। आपने कहा आइन में लिखा हुआ आप ये करेंगे तो ये सजा है। आपने कहा हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं नया आइन लिखता हूं जिसमें अगर आप करेंगे तो वो माना भी नहीं जाएगा और जो नहीं हुआ उसकी सजा भी आपको दी जाएगी। जब आइन लिखना भी आपने शुरू कर दिया, आइन की एडजुडिकेशन भी आप ही कर रहे हैं, आइनी एडमिनिस्ट्रेशन आइन के तहत जो होनी है वो भी आप ही कर रहे हैं, और जो पार्लियामेंट का काम है वो भी आप ही कर रहे हैं, तो आप रह गए ना। तो फिर अगर इसको जुडिशियल मार्शल लॉ, जो आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा है जुडिशियल मार्शल लॉ, तो आप कोई नाम तजवीज कर दें, मुझे कोई नया नाम बता दें। तजवीज करते मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, बल्कि अर्ज अब ये कर रहा हूं कि एहतजाज तो फिर इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। मैं आता हूं उसकी तरफ, जो मुझे पता है आपने अब क्या कहना है। इमरान खान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं, वो जब आते हैं दफा 144 लग जाता है। आपके हजारों कारकुनान आज रेड जोन में दाखिल हो जाते हैं, दफा 144 उड़ जाती है। वो कुछ भी हो सकता था। रेड जोन में दफा 144 और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एहतजाज हो रहा है वो जायज है। जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये 2 दिन आप छोड़ दें जो उन्होंने किया, वो तो हम सब ने ऊपर छोड़ दें, वो नहीं छोड़ेंगे, आपने उसी पे आना है ना। तो फिर उनको अगर उनको भी पुरअमन एहतजाज की रेड जोन में इजाजत दें। देखिए, पुरअमन एहतजाज तो इससे पहले वो करते रहे, दफा 144 में भी करते रहे, कभी किसी ने आहो फुगानी की। वो हर वक्त एहतजाज करते रहे हैं, गाड़ियों में जाके एहतजाज करते रहे हैं, रैलीज निकालते रहे हैं।
कोई भी दफा लगी हुई थी, उन्होंने ना कोई मुल्क का गोशा छोड़ा जहां पे उन्होंने एहतजाज, किसी ने रोका उन्हें आज तक नहीं रोका। किस दिन रोका? जिस दिन रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई उस दिन रोका। जिस दिन उन्होंने GHQ पे ठहर जाइए, GHQ पे हमला किया, यानी हम फौज के हेडक्वार्टर पे कौन हमला करता है, और इससे पहले किसने हमला किया था? TTP ने। तो जब उन्होंने ये हमला किया, जब उन्होंने कोर कमांडर का घर खाकस्तर कर दिया, उसको आग लगा दी, उसको राख कर दिया, जब उन्होंने अपने सियासी हरीफ का दफ्तर, जिसमें मियां नवाज शरीफ रहते थे, हमारी पार्टी का दफ्तर, उसको ऐलान करके जाके आग लगाई, तो तब एहतजाज किया ना, तब रोका ना। और तब भी क्या रोका? उन्होंने सारे मुल्क को तो आग लगा दी। आपने वो क्लिप नहीं देखे जिसके अंदर MM आलम के जहाज को आग लगाई? चिल्ला रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए था। फिर इसमें मुमासलत क्या है? यानी ये मुमासलत नहीं ड्रॉ कर, मैं ये कह रहा हूं आपकी गवर्नमेंट है, अगर अदलिया से मसला है तो अंदर जजेस बैठे हुए हैं, बाहर हजारों का मजमा है, क्या इससे बेहतर? यही तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि नहीं करने दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये सड़कों पर क्यों फैसले करें? हमारी बात छोड़ देते हैं, रिव्यू पिटीशंस में जाएं। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं कि गुफ्तगू का महवर बनाते हैं इस बात को कि ये किसने कहा था कि जज जो हैं वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए जैसे सियासतदानों ने जुब्बे पहन रखे हों। ये किसने कहा था? हमने कहा था सड़क पे आके। और ये किसने कहा था कि अगर कोई अदालत ऐसी जुरिस्डिक्शन लेती है, ऐसा काम करती है, ऐसा फैसला करती है, ऐसे केस को एंटरटेन करती है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं, तो ये ऐसा है गोया आपने अपने आईनी ओथ को पामाल किया। ये किसने कहा था? ये हमने कहा था। ये सड़क से आवाज आई थी। और वो कौन से 4 या 5 जज थे जिन्होंने कहा था कि ये फैसला जो आप आज करने चले हैं, ये जो आपने किया है, ये फैसला आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता? जस्टिस मंदुखेल ने क्या कहा था? जस्टिस याहिया आफरीदी ने क्या कहा था? जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा था? जस्टिस फाइज ईसा ने क्या कहा था? जस्टिस अमीनुद्दीन ने क्या कहा था? जस्टिस फाइज ईसा ने, ये सड़क पे खड़े हुए थे, इन्होंने कंटेनर लगाया हुआ था, ये बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे। इनका जो एहतजाज था, जो उनके अपने सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट तो होती सिर्फ जज हैं, जब इन जजों का एहतजाज डेफ ईयर्स पे पड़ा, कुछ फर्क पड़ा? फुल कोर्ट बना? वो तमाम लोग जो इन चीजों की मुखालफत कर रहे थे, हमारे मुताबिक आइन के साथ खड़े थे, उन लोगों की आवाज सुनी गई? अगर अदालत के अंदर, तो फिर लोगों के पास तरीकाकार क्या रह जाता है? कोई गमला तो टूटा नहीं आज, या तो किसी ने आग लगाई हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कूदा हो, किसी ने कुछ ऐसी बात की हो जिसपे आप मोतरेज हो सकें, पुरअमन खड़े होके कोई, किसी ने फौज को डराया हो, गाली गलोच, बेगैरत कहा हो लोगों को, या ये कहा हो कि इसकी औकात क्या है या इसकी उम्र क्या है, कोई ऐसी बात हुई है? ऐसी भी नहीं हुई है, बिल्कुल बात। तो जब ये बातें नहीं हुई तो एक पुरअमन एहतजाज हुआ। आपको बैठे रहना चाहिए, रास्ता को नहीं बैठेंगे आप। मैंने तो आपसे, अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा बैठा रहना चाहिए, मैंने कहा वापस आएंगे, आपने कहा थ्रेट करते हैं, मैंने कहा इसमें थ्रेट क्या है? अच्छा, मुझे बात बताएं, अभी जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है, स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमात हैं, या रेगुलर ट्रायल उनका होगा? क्या आपको कुछ मामले का इल्म है? ऑफिशियल? जी, मैंने तो अभी सुना है, मैं एक टीवी प्रोग्राम में था जब वो दरमियान में उन्होंने काट के ये बात चलाई, और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा देखें इस पे तहकीक होनी चाहिए और तहकीक के बाद फैसला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जिसको मर्जी जो मर्जी कर दें, लेकिन FIR कौन करता है जिसके खिलाफ जुर्म हुआ हो? जिसका घर चलाया वो कौन है? फौज के घर के अंदर जाके उनका घर जलाया ना, कोर कमांडर की ऑफिशियल रेजिडेंस और उसका ऑफिशियल दफ्तर जलाया, तो वो करेंगे ना फैसला, वो करेंगे कि क्या लागू होगा इसको। नहीं, आपका पार्टी दफ्तर भी जला है तो FIR तो हम भी करेंगे, और हमारे इस वक्त कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं। अच्छा, और वो फैसला करेंगे कि ये इस किस्म की दहशतगर्दी, इस दहशतगर्दी का मकसद क्या है? ये है रियासत मदीना। हाँ, यानी मैं आपको एक और थोड़ी सी हट के बात करता हूं। जागीरदाराना निजाम, जिसको आप मोहब्बत से फ्यूडलिज्म कहते हैं, उसमें क्या होता है? फ्यूडल लॉर्ड भी तो पंचायत में फैसले करता है ना, कि इसके बच्चे ने इसके साथ ज्यादती की, उसको बोला उठ इसको लगा दो, उसने कहा मेरा सर इसने पानी काट दिया, उसका इसका पानी बंद कर दो। फ्यूडल लॉर्ड भी कहता है कि मैं फैसले करूंगा, अगर कोई गांव के अंदर कोई ऐसी चीज होगी जहां इंसाफ की जरूरत है तो मैं और पंचायत ये फैसले करेंगे। लेकिन तुम ये समझो कि तुम्हारी ये औकात कि वो कानून जो मैं तुम पे लागू करता हूं वो मुझ पे भी लागू हो, ये नहीं हो सकता।
ये है रियासत मदीना इमरान खान साहब की कि आप 190 मिलियन पाउंड, तकरीबन $250 मिलियन आप तोहफे के अंदर मलिक रियाज साहब को दे दें, यानी एक बस्ट हो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत इंग्लिस्तान में, और इंग्लिस्तान के कानून के मुताबिक वो पैसा सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को दिया जा सकता हो, यानी आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी क्लिनिक्स के लिए, आपकी सड़कों के लिए, गरीब आवाम के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो। लेकिन वो लैंडलॉर्ड, वो जागीरदार, वो फ्यूडल लॉर्ड ये समझे कि ये तो मेरा दोस्त है ना यार, अब इसके पैसे तो उठा के दे दें, तो वो पैसे आप उसको दे दें, और उसको देने के लिए आप एक फैसला काबीना में बैठ के करें जिसको आप क्लासिफाइड कर देंगे। राज था कोई, ये न्यूक्लियर राज था जिसको आपने क्लासिफाइड डिक्लेयर किया, ना सिर्फ क्लासिफाइड डिक्लेयर किया, आपने उसको सील कर दिया, कोई देख भी नहीं सकता, यानी उसको। और जब वो खोला गया और देखा गया तो उसमें यह लिखा हुआ था कि जो वहां पे हमने फैसला किया है, जिसपे मिर्जा शहजाद अकबर साहब सिग्नेटरी हैं, जिसके तहत मुबैना तौर पे ये सारे पैसे जो हैं मलिक रियाज साहब के अकाउंट में डाले गए, जुर्माने वाला जो उनका अकाउंट खुला हुआ है। आज मैं आपके जरिए अदालत से यह भी अपील करना चाहता हूं कि जरा सी बात पे तो सुओ मोटो लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड आपके अपने जो उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश, मेरी मुअद्दबाना, अरे बात तो कर लेने दें, आपका नहीं होगा, अगर होगा कोई तो मुझे बुलाया जाएगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा, तो मुझे बात कर लेने दीजिए। जी जी, बात तो मेरी मुअद्दबाना दरखास्त ये है कि ये सुओ मोटो इधर उधर ले रहे हैं, ये एक सुओ मोटो जो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के अपने अकाउंट में रजिस्ट्रार के डले हुए हैं, उस पर भी लेना, उस पर क्यों नहीं लेते हैं? लेना तो चाहिए, ये सवाल उस पे भी लेना चाहिए, दरखास्त करें ना, आप भी मेरे साथ, आप भी कीजिए मेरे साथ मिलकर। तो कह दिया और क्या कह रहा हूं कि सो मोटो लिया जाए, मैं तो दरखास्त कर रहा हूं, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल लेना क्यों नहीं लिया जा रहा? तो आप एहतजाज धरना कर रहे हैं, उसमें एक प्ले कार्ड उठा लें, यही एहतजाज हो रहे हैं, ये तमाम एहतजाज यही हैं। ये वही एहतजाज है जो मौलवी तमीजुद्दीन के फैसले के खिलाफ होना चाहिए था। ये वही एहतजाज है जो भुट्टो साहब की फांसी पे, शहीद की फांसी पे होना चाहिए था। और अब आप कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ब्रेक के बाद हम पूरा सेगमेंट वही मामले पे कर रहे हैं कि मलिक रियाज कैसे 190 मिलियन का फायदा पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। हमारे पास ये चॉइस रखी गई कि पता नहीं $170 बिलियन आ रहा है पाकिस्तान, या लेकिन उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट हुई या मलिक रियाज और एनसीए में, तो लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियल मानते हैं तो वो पैसा आ जाता है पाकिस्तान में, अगर आप नहीं मानते तो आपको अदालत जाके वहां आना पड़ेगा, लिटिगेशन करनी पड़ेगी। हमें बताया गया कि $100 मिलियन हम जाया कर चुके हैं फॉरेन लिटिगेशन में, तो वो जब केस जाएगा वो कई साल चलेगा। लिहाजा हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो 170 मिलियन आता है, या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आ रहा है ना, उसके ऊपर मेरे ऊपर करप्शन केस है। अब इमरान खान साहब, ये करप्शन केस बनता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है कि अगर ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है या हुकूमत पाकिस्तान के पास आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब यह है कि मलिक रियाज साहब ने जुर्माना देना था सुप्रीम कोर्ट को, यानी वो जो 190 मिलियन पाउंड आपकी वजह से मलिक रियाज साहब के जुर्माने में सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, आपने फायदा पहुंचाया 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब को। वही पैसे अगर आप लिटिगेशन में चले जाते तो वो पाकिस्तान के पास वो पैसे आ सकते थे, 190 मिलियन पाउंड। ये मामला है बिल्कुल क्लियर कट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी है, ओपन एंड शट केस इसे करार दिया जा रहा है, तो इसकी बाकायदा ट्रायल भी होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इसमें बिल्कुल खुलम खुला तजाद है। एक कि इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया उससे 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंचा मलिक रियाज साहब को, और फिर एलिजिडली मुबैना तौर पर अरबों रुपए की जमीन जो है वो अलकादिर ट्रस्ट को दी गई, जिसके ट्रस्टी जो हैं वो इमरान खान साहब खुद भी हैं, उनकी मिसेज भी हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब। ये जो मलिक रियाज साहब वाला मामला है 190 मिलियन पाउंड, और उसी की वजह से इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, उसमें बिल्कुल मतलब जो इल्जामात हैं वो ये हैं कि जो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिल सकते थे वही पैसे मलिक रियाज साहब के खाते में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो गए, और वो मुआहदा जो था वो सील्ड रखा गया, काबीना में किसी से पूछा भी नहीं गया, तफसीलात नहीं बताई गई, बस ये कहा है कि जी ये एक मुआहदा है जो हम डिस्कस नहीं कर सकते।
और इसे ओपन एंड शट केस भी करार दिया जा रहा है। तो सर बेहतर ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब जो हैं इसके जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं शहजाद अकबर साहब को भी मंगवाएं और वो कौम के सामने रखें कि ये मामला था क्या? देखें, जहां तक ये मामला है, मेरा ख्याल है इसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी नहीं है, बल्कि इल्ज़ाम है। क्योंकि पहले भी आपने देखें तोशाखाना वाला केस भी कहा कि जी ये केस है, वो केस है, लेकिन उसमें अल्टीमेटली आप देखेंगे कुछ नहीं निकला। इसी तरह ये भी मामला ऐसा है, मैं कुछ हकायक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इंग्लैंड के कानून का ताल्लुक है, वहाँ अगर कोई भी हुकूमत किसी भी मुल्क की कहती है कि कोई पैसे हैं जो कि हुकूमत समझती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, तो वो हुकूमत उसको अगर कह दे इंग्लैंड की उस एजेंसी को, तो वो उसको अटैच कर लेते हैं। यानी कि किसी का अकाउंट है और अगर अकाउंट को वो समझती है हुकूमत किसी भी मुल्क की कि ये मनी लॉन्ड्रेड का पैसा है, तो उसको अटैच किया जा सकता है। लेकिन उनका ये कानून भी है कि वो अटैचमेंट के बाद वो ये नहीं कि सारी उम्र के लिए अटैच रखते हैं, वो फिर कहते हैं कि आप सबूत दें कि क्या अटैचमेंट का कोई आपका जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, आपके पास कोई सबूत है, कोई केस ऐसा है जिसके तहत ये साबित हुआ हो कि ये मनी लॉन्ड्रेड पैसा है। वो मलिक रियाज साहब का जो अकाउंट था, उस अकाउंट को अटैच ज़रूर कराया गया था एक ज़माने में, लेकिन जब कोई शवाहिद नहीं पेश कर सकी हुकूमत, तो उनको रिलीज़ करने लगी थी जो बाहर की एजेंसी थी इंग्लैंड की। रिलीज़ करते वक्त फिर ये फ़ैसला किया गया कि बेहतर यही है कि चूँकि वो फॉरेन एक्सचेंज है, ये हुकूमत का पैसा नहीं, मलिक रियाज साहब का पैसा है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान वापस ले आएँ तो वो हमारे लिए एक फ़ायदा होगा कि इतना फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा पाकिस्तान में। तो ये उस मद में कैबिना ने फ़ैसला किया और कैबिनेट ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा ये पैसा नहीं है, हुकूमत का पैसा नहीं है, हमारे पास कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा साबित हुआ हो, तो इससे बेहतर है कि ये बजाय रिलीज हो जाए और पैसा बाहर ही रहे, बेहतर है अगर वो पैसा पाकिस्तान आ जाए। मुझे बरेश साहब एक सवाल पूछने दीजिए, यानी अगर पाकिस्तानी हुकूमत शवाहिद दे देती तो ये पैसा यहां पे आ जाता, इसका मतलब कि हुकूमत ने एक्ट ही नहीं किया ना, शवाहिद ही नहीं दिए, क्योंकि ब्रिटिश अगर क्राइम एजेंसी ने ये कह दिया कि ये पैसा जो है ये लॉन्डर्ड है और मलिक रियाज साहब वहां सबूत नहीं दे सके, तो किया जा सकता था, ये सारे सबूत मलिक रियाज से मांगे जा सकते थे, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और वो अटैचमेंट खत्म होने को आ गई। ये भी तो एक इल्जाम है। जी देखें, जहां तक ताल्लुक है कोई ऐसे सबूत के ये पैसा हुकूमत का था, तो ये हुकूमत तो अब है ना पीडीएम की, पीडीएम पेश कर दे कोई सबूत ऐसा कि हाँ जी ये पैसा हुकूमत का था, जिसके ऊपर हुकूमत का हक था, तो अभी वो मामला सॉल्व हो जाएगा, फिर दुरुस्त बात होगी उनकी। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि वो पैसा क्यों रिलीज क्यों किया और ये नहीं दिया, साथ सबूत ये नहीं दिया कि ये हुकूमत का पैसा था, तो वो इल्ज़ाम ही रह जाता है। ये हुकूमत के पास अगर कोई ऐसा प्रूफ है कि हाँ जनाब ये देखें ये हुकूमत का पैसा था, तो वो ले आए, सबूत पेश कर दें, आपके सामने मीडिया के सामने कर दें, तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा। सर वो जो पैसा था बरेश साहब, क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया है मलिक रियाज साहब के खाते में? जी ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि पैसा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुका हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे कोई ज़ाती इल्म नहीं है। तो सर आप थोड़ी सी वो कीजिएगा, गाइडेंस कीजिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुका है और मलिक रियाज साहब के जुर्माने की मद में जमा हो चुका है, तो अब अगर ये हुकूमत लिखे भी ब्रिटिश क्राइम एजेंसी को तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसे तो उन्होंने अगर रिलीज कर दिए और सुप्रीम कोर्ट को मिल गए, इसका मतलब मलिक रियाज साहब को तो 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंच चुका है। जी लेकिन सबूत ले आए ना पहले, और अगर सबूत आ गया तो फिर तो ये पैसा इधर ही पड़ा है ना, कोई पाकिस्तान में ही पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही पड़ा है, तो उस पैसे को लिया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहले ये हुकूमत साबित करें, जो भी हुकूमत है वो साबित करे कि पैसा हमारा है, मेरा या आपका कोई पैसा है। हुकूमत अगर कहती है कि हमारा पैसा है ये आप हमें दे दें, तो हुकूमत को कुछ ना कुछ तो सबूत लाना पड़ेगा ना कि हुकूमत का पैसा है।
या वैसे ही कहने के से पैसा आपका या मेरा पैसा हुकूमत का पैसा बन जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसमें जो लूप होल है वो ये है कि साबित कर दें, अगर कोई भी सबूत ले आए कि हाँ ये हुकूमत का पैसा था और ये हुकूमत ने उस वक्त की हुकूमत ने गलत फैसला किया, अपना पैसा क्यों छोड़ दिया, तो फिर तो मुख्तलिफ केस है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि क्यों आने दिया पाकिस्तान, क्यों लाने दिया पैसा पाकिस्तान, क्यों अटैचमेंट हटा दी, ये कोई इल्जाम दुरुस्त नहीं। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आज की समाअत में आपके भी सामने आए जो वहां पर दलाइल वगैरह आपने दिए। अब मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ये एक दफा फिर कह रही है कि दोनों पीडीएम और हुकूमत जो है वो आपस में बैठ के तय करें। जो आपका वो ये था कि आइन जो है वो वायलेट हो गया है, 14 मई गुजर गई है, तो अब आप सीधा सीधा उस पर फैसला करें। 23 मई तक वो डिले हो गया है। बाहर जो थे वो हजारों लोग बैठे हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला नहीं किया। बॉल एक दफा फिर से हुकूमत के कोर्ट में फेंक दिया, आपके तहरीक इंसाफ के कोर्ट में फेंक दिया। अब कैसे मुज़ाकरात होंगे इन हालात में जब 90% पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप जो है, सेकंड टियर सॉरी, वो जेलों में है। अब तो और हुकूमत को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि अब तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। तो वैसे ही ये टाइम जाया करने वाला मामला बन गया। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बर्दाश्त दिखाई है, कुव्वत बर्दाश्त दिखाई है कि उनके 2 फैसले हैं जिसमें ये कहा गया कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। दूसरे फैसले में ये कहा गया कि 14 मई को इलेक्शन होना है पंजाब असेंबली का। आइन भी बड़ा इसमें वाज़ेह है। हुकूमत ने आइन की भी खिलाफ वर्जी की है, हुकूमत के ऑर्डर्स की भी खिलाफ वर्जी की है, इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की है, लेकिन उसके बावजूद बड़ा बर्दाश्त दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 1 हफ्ते का और मोहलत दे दी है हुकूमत को कि आप अभी भी बैठ के कोई समझौता कर लें। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को बजाय ये कि जिस तरह उन्होंने किया आज के वहाँ बाहर एक बहुत बड़ा जलसा किया और पर्सनल अटैक किए चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, हुकूमत को चाहिए कि ऑप्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी दे दी है उनको, उसके बेसिस पे कोई आगे सीरियस तरीके से मुज़ाकरात करे। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है वो अदालत से अलग इशू है। वो इशू मेरी नज़र में मुज़ाकरात या डायलॉग जिसको हम कहते हैं, डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए। डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज़ में दुरुस्त बात है। डायलॉग पार्लियामेंट का मतलब ही बल्कि डायलॉग है, और डायलॉग ऐसा होना चाहिए जो आइन के मुताबिक कोई नतीजा निकले जिसमें, और ऐसा नतीजा निकले जो कि अवाम और कौम की बेहतरी के लिए हो। तो वो बहुत ही बेहतरीन डायलॉग। तो सर उसके बाद, इस समाअत के बाद क्या आपने कुछ राब्ता किया, क्या गवर्नमेंट ने कुछ आपसे राब्ता किया? अटॉर्नी जनरल को भी हिदायत आज जारी की गई हैं, कुछ पेशरफ्त हुई है? जी अभी तक नहीं हुई, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी नज़र में सर जिस तरह आपने खुद फरमाया कि ये मुज़ाकरात जो हैं या डायलॉग जो है ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है मुझे इन हालात में, जिन हालात में पूरी की पूरी जो लीडरशिप है पीटीआई की, उसको कैद किया जा रहा है, उसको हरासा किया जा रहा है, उनको नामालूम जगह पे ले जाया जा रहा है। तो ये बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन है जिसमें मुज़ाकरात हो नहीं सकते। बल्कि मेरे साथ जो हमने लास्ट टाइम मुज़ाकरात शुरू किए थे, तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब थे जो मुज़ाकरात में शामिल थे मेरे साथ, वो भी दोनों अरेस्टेड हैं। तो इस किस्म के हालात में मुज़ाकरात करना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि दुश्मन जो हैं वो जंग भी लड़ते हैं, मुल्क ममालिक फिर भी मुज़ाकरात करते हैं। तो यहाँ तो हम एक ही पाकिस्तानी हैं सारे, मुज़ाकरात तो भी ओपन रहने चाहिए। तो हुकूमत अगर कोई लेके आती है सीरियस मुज़ाकरात, तो ज़रूर मैं ये ऑफ़र जिसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुकूमत का ऑफ़र मैं लेके जाऊँगा, लेकिन हवा में तो मैं ऑफ़र कोई नहीं ले जा सकता लीडरशिप पे। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में बैरिस्टर साहब 2 दिन जो कुछ हुआ 9 मई और उसके बाद आप सबने देखा, और एब्सोल्युटली कंडेमेबल आर्मी इंस्टॉलेशन पर जिस तरह के हमले वगैरह किए गए। एक तो उस पर अभी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई है, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात बनाए जाएंगे। जाहिर बात है आपके हजारों कारकुन अभी भी अंदर हैं, वही लोग होंगे, शायद रहनुमा भी होंगे, और ये मुकदमात उनके अगेंस्ट। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात जो हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स पर जिन्होंने ये सब कुछ किया।
देखिए जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को किसी किस्म की इजाज़त नहीं है कि वो किसी का भी नुकसान करे या तोड़-फोड़ करे, ना चाहे कि पाकिस्तान का या पाकिस्तान की किसी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को वो नुकसान पहुंचाए। तो ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि कंडेमेबल है, और अगर किसी ने किया है या कानून को अपने हाथ में लिया है तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी है कल्प्रेट उसको सज़ा भी होनी चाहिए। ये तो इसमें मुझे कोई शक नहीं। मैं तो चाहे जहाँ से भी हूँ, जिस वक्त भी हूँ, मैं इस पॉइंट पे हमेशा बात करता रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है आर्मी एक्ट का, आर्मी एक्ट में 2 या 3 किस्म की शिकें हैं। पहली बात तो यह है कि आर्मी एक्ट आर्मी पर्सनल पे लागू होता है या किसी सिविलियन पे लागू होता है अगर वो किसी आर्मी की इंस्टॉलेशन पे काम कर रहा हो या आर्मी की इंस्टीट्यूशन में कोई काम कर रहा हो। आर्मी एक्ट उस सिचुएशन में भी अप्लाई हो सकता है अगर कोई शख्स आर्मी इंस्टॉलेशंस पे अटैक करे या उस पर हमला करे या उनको नुकसान पहुंचाए और वो क्रिमिनल इंटेंट उसमें हो, तो आर्मी एक्ट उस पर भी लग सकता है। लेकिन बेहतर यही होता है कि जहाँ आप 100 लोगों को ट्राई कर रहे हैं एक सिविलियन कोर्ट में, तो पिक एंड चूज ना किया जाए। आप फिर सिविलियन डालते हैं जो उन्हीं में आप ट्राई करें, उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती और वो आर्टिकल 25 जो हमारा आइन है की खिलाफ वर्जी नहीं होती। तो मेरी नज़र में अगर किसी ने किया है, अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है किसी हुकूमत की, स्टेट की, हुकूमत नहीं स्टेट की प्रॉपर्टी को, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को, तो फिर उसको सजा होनी चाहिए ताकि वो आइंदा ऐसी बात ना करे। प्रोटेस्ट जहां तक ताल्लुक है वो पूरा बंद होनी चाहिए, टेस्ट का हक भी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। बैरिस्टर अली जफर साहब बड़ी क्लियर कट और क्लियर हेडेड उन्होंने वर्जन दिया इस पर। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाई साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब, ये बात बताइएगा कि क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम, तहरीक इंसाफ सारे बंद गली में हैं, या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम जो है वो तो अब बंद गली से बाहर आना आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक लाइट नजर आ गई है, लेकिन पीटीआई अभी भी बंद गली में मौजूद है? यह गेम ऑफ नर्व्स है, अदारों की लड़ाई है, और जाहिर है पाकिस्तान में अल्टीमेटली विक्ट्री तो ताकत की होती है जी। तो पाकिस्तान में ताकत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। ये ठीक है कि आइन और कानून सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो पावर या वो व्हीकल जो है, वो तो जाहिर है फौज है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो हुकूमत के पास हैं। इसलिए आपने देखा कि 14 मई का जो हुक्म था वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं हुए और हुकूमत जो है वो कामयाब रही है, चाहे उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हों। लेकिन आपने देखा कि वो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए और 14 मई का दिन गुजर गया। इसी तरह जो जिसके पास पावर होती है अल्टीमेटली उसी की से होती है। तो आप देखें कि इन्होंने कोर कमांडर हाउस वाला जो ट्रैप था, ये ट्रैप था तो किसी सियासी पार्टी को जो पॉपुलर भी हो, इक्तदार में भी आ सकती हो। ये तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट, इनकी सोच, इनकी फिक्र, इनकी फॉलोइंग, इनका वोट, ये सारा प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। ये तो जाहिर है एंटी इंडिया है, ये एंटी अमेरिका भी है, ये प्रो आर्मी है। सारी जो सियासी जमातें हैं उनके खिलाफ ये रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। तो इनका तो वोट बैंक भी सारा उसके नजरियात ही वो हैं जो फौज के हैं। तो ये फौज से कैसे लड़ेंगे? तो इसके लिए तो जाहिर है एक नजरियाती, पीपल्स पार्टी जाहिर है एक सोशलिस्ट पार्टी थी, एक उसके बाएं बाजू के नजरियात थे, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गई। फिर आप देखें जो नून थी उसके भी कुछ सिविल सोसाइटी के और सॉवरेनिटी के इश्यूज थे। वो तो इमरान खान के भी वो इश्यूज ही नहीं है सॉवरेनिटी के, तो फिर कैसे ये उससे लड़ेंगे? उसके लिए एक आइडियोलॉजिकल जो है वो एक फसाड होना चाहिए जिस पे खड़े होके आप लड़ते हैं। आप एक दिन वायलेंस कर लेंगे, 10 दिन वायलेंस कर लेंगे, कैदे भुगत लेंगे, लेकिन इसके पीछे जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड होती है
जब वो नहीं होंगे तो आप कैसे लड़ेंगे? ये वड़ाई साहब फरमाया कि ट्रैप था तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन ये था कि सब कुछ जो करवाया गया वो मैनेज था, बाकायदा कम्युनिकेशन हुई, ये पूरा सारा। तो यानी तहरीक इंसाफ ने खुद ही ब्लंडर किया, गलत कार्ड खेल गई और ऐसे ट्रैप हो गई कि शायद उनकी सियासत तो किसी की खत्म नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान अपनी सियासत और मुस्तकबिल पर लगा गई। देखें, एक बड़ी सियासी जमात जो है और फौज के गलमे से पकड़ लिया फौज को, तो सीधा साधा ट्रैप है। पाकिस्तान में देखें, भुट्टो को फांसी हुई, नवाज शरीफ को निकाला गया, लेकिन किसी ने ये जरूरत नहीं की कि फौज के साथ जाके लड़ पड़े या फौज से मुआवजा करे। पर ठीक है, तकरीर कर ली, जवेद हाशमी ने पार्लियामेंट में तकरीर कर ली, लेकिन उसका भी समर भुगता, उसका भी फल खाया, कितने साल जेल में रहे। तो यहाँ तो देखिए, एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। ये ठीक है, या तो इनकलाब ले आए, आप ईरान की तरह का इनकलाब ले आए या रूस की तरह का, और फौज को शिकस्त हो जाए, जिसमें आप टैंकों पे लेट जाएं और वो फौज जो है वो बिल्कुल नकारा हो जाए। जाहिर है ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, पूरा मुल्क उनके कंट्रोल में है, जगह जगह छावनियां हैं, पूरी हुकूमत उनके साथ है। ऐसे में जब आप इनकलाब नहीं ला सकते तो फिर आप तो पॉपुलर जो मैंडेट है उसके जरिए तो मिन्नत समाजत हीले बहाने से आप इक्तदार में आते हैं। भुट्टो कैसे आए इक्तदार में? क्योंकि जिस वक्त 71 की वार हुई और उसमें शिकस्त हुई, फौज के अंदर GHQ के अंदर बगावत हुई और आधी फौज ने मिलकर भुट्टो को इक्तदार दिया, खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया भुट्टो को। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पॉपुलर मैंडेट से आई 88 में, लेकिन साथ डील की 3 जो वजीर थे, जिसमें वजारत खजाना, वजारत खारजा जो शामिल थी, ये एस्टेब्लिशमेंट को देनी पड़ी ताकि कोई उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना हो। नवाज शरीफ तो आए ही एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हैं, तो जितने भी, फिर इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए हैं। तो यही हमारी हिस्ट्री है कि आप उस एस्टेब्लिशमेंट को या तो शिकस्त दे लें। तो इतनी तो कोई पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी जो बड़ी मुनज़्ज़म पार्टी थी, वो भी ये नहीं कर सकी। आपने देखा कि उसके जियालों ने फांसियां ली, उस कोड़े खाए, पता नहीं किस किस मुश्किलात से गुजरी, 10-12 साल वो मुश्किल में रहे, लेकिन वो भी जाहिर है फौज को तो नहीं हरा सके। हाँ, फौज को आप हरा सकते हैं, एक ही सबसे बड़ी ताकत होती है तो वो, और दूसरा मुल्क के भी ये खिलाफ जाती है। अगर फौज कमजोर होगी तो जाहिर है मुल्क कमजोर होगा। आप रियासती अदारों पे इसलिए हमले नहीं करते। भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था भुट्टो की फांसी का, लेकिन उस पर अमल दरामद हो गया, भुट्टो को फांसी हो गई, तो एक अदारे का भरम रह गया। तो इसीलिए नवाज शरीफ के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए उन्होंने भी मान लिए। तो अदारों का आपको भरम रखना पड़ता है, तो रियासत के अदारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि PTI को अब भी चाहिए कि जमहूरी सियासत करे, पॉपुलर सियासत करे, ये मुआजराई से निकले, ये अपने बंदे कैदों में भेज के सजाएं दिलवाना, ये पीपल्स पार्टी भी पहले करती थी, लेकिन जरदारी साहब जब से आए हैं वो इक्तदार में है, और सियासी पार्टियों का काम है इक्तदार लेना, उनका काम लड़ना नहीं है अदारों से, उनका काम है इक्तदार लेके अपना मंशूर इंप्लीमेंट करना। तो जिस दिन से जरदारी साहब इक्तदार में आए, पार्टी उनके हाथ में आई है ना, उनका कोई बंदा जेल में गया है, हमेशा से सिंध में उनकी हुकूमत है, अब सेंटर में भी उन्होंने हुकूमत ले लिया है, हालांकि उनके पास मैंडेट भी नहीं था। तो इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स ये है कि थोड़े बंदों से ज्यादा इक्तदार हासिल करना, थोड़ी ताकत से ज्यादा ताकत बढ़ाना। तो आपके पास बड़ी ताकत हो और उसकी बजाय आप अपनी हुकूमतें भी कुर्बान कर दें, फेडरल गवर्नमेंट भी कुर्बान कर दें और आप कैदों में चले जाएं, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? इस पे रिव्यू करना चाहिए। ये सारे पावर पॉलिटिक्स के लोग हैं, चाहे परवेज खटक हो, चाहे चौधरी फवाद हो, चाहे दूसरे हो, ये इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते जो मज़ामती सियासत हो। सब आखिर में आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी दिया गया। क्या इस वक्त जजेस क्या सोच रहे होंगे? क्या जो बंदियाल साहब को अभी तक उनके अगेंस्ट जो भी डिसीजंस वगैरह हैं उनसे मुख्तलिफ उनकी राय रही है, काजी फायज ईसा साहब और 6-7 और जजेस हैं, क्या वो ये समझ रहे होंगे कि यार ये तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम तो इनके साथ अब खड़े होंगे? देखिए मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी उतनी ही डिवाइडेड है जितना हमारा मुआशरा या जितनी इस वक्त सोसाइटी डिवाइडेड है। और बड़ा जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो PTI की हमायत कर रहे हैं या PTI को रिलीफ दे रहे हैं, उनका ख्याल है कि हम आइन और कानून और जमहूरियत और पॉपुलर पॉलिटिक्स का साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो है काजी फायज ईसा और वो दूसरे लोग वो जस्टिफाइड है, वो कहते हैं कि ये कानून से हट रहे हैं, आइन से हट रहे हैं।
तो देखें, अगर बहुत ज्यादा ये खलीज बढ़ी तो इस बात का चांस है कि जिस तरह से चीफ जस्टिस बंदयाल के लिए खतरात पैदा होंगे, क्योंकि हुकूमत सारी हुकूमत को, सारी एस्टेब्लिशमेंट को एक चीफ जस्टिस के लिए शिकस्त नहीं दे सकते, ना सुप्रीम कोर्ट शिकस्त दे सकती है। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा GHQ के सामने झुकती रही है, सारे जितने मार्शल लॉ लगते हैं सबको एंडोर्स किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये लड़ाई जो है बंदयाल साहब जितनी लड़ सकते थे उतनी लड़ ली, इससे आगे लेके जाना उनके लिए मुश्किल नहीं है। आपको बड़ी दानिश से, हिकमत से, सब्र से ये फैसले करने पड़ते हैं। सिर्फ आप फैसले नहीं कर सकते, ऐसे फैसले करते हैं जो इम्प्लीमेंट भी हो जाए, जिनकी आईनी और कानूनी हैसियत को और जिनको लोग भी लॉजिकली करें। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। फरमा रहे थे वड़ाई साहब कि बंदयाल साहब जितनी लड़ाई लड़ सकते थे वो लड़ चुके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।